जी अस्सलाम वालेकुम बेटा। जैसे कि आप तमाम बच्चे जानते हैं कि हमारा लास्ट टॉपिक इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस था, जिसमें हमने डिटेल के साथ सुना समझा फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को। आज हमारे टॉपिक में हमने बात करना है इक्विलिब्रियम ऑफ टॉर्क्स, यानी सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। आज का टॉपिक ये पेज नंबर 40 आपकी टेक्स्ट बुक पर, इसकी हर लाइन बोर्ड में आने वाली कीमती ऑब्जेक्टिव है और इस पूरे पेज में बहुत सी डेफिनेशंस आपको मिलेंगी जिन्हें आपने बेटा याद रखना है। मैं आप तमाम बच्चों से एक हम्बल रिक्वेस्ट यही करूँगा कि बेटा आप इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस यानी फर्स्ट कंडीशन और सेकंड कंडीशन इनको अच्छी तरह याद करें, तैयार करें, प्रैक्टिस करें, हर लाइन याद करें, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर में बेटा मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल्स सॉल्व करानी है। एग्जाम्पल्स उन बच्चों के लिए आसान होंगी जिन्हें इक्विलिब्रियम की फ़र्स्ट और सेकंड दोनों कंडीशंस आती होंगी। तो बेटा स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर इक्विलिब्रियम ऑफ टॉर्क्स, जिसमें बात करेंगे स्टेट एंड एक्सप्लेन सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। एक आसान सी डेफिनेशन आप तमाम हाईलाइट कर लें जो आपकी बुक में वाज़ेह है। The vector sum of all the torques acting on it about any arbitrary axis should be 0। ये बेटा लाइंस मैंने स्टेटमेंट सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम की स्टेटमेंट को हाईलाइट किया, अंडरलाइन किया। आपने क्या लेना है? वेक्टर सम। वेक्टर सम लेना है किसका? ऑफ ऑल टॉर्क्स। जितने भी टॉर्क्स बॉडी पर एक्ट करें उन तमाम टॉर्क्स का आपने बेटा क्या लेना है? वेक्टर सम। और अगर ये वेक्टर सम तमाम टॉर्क्स का जो एक्ट हो रही हों अबाउट एनी आर्बिट्रेरी एक्सिस शुड बी 0, अगर तमाम टॉर्क्स का सम वेक्टर सम अगर 0 हो, ये कहलाएगी सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। दिस इज़ नोन एज सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। फार्मूला हाईलाइट कर लें, सिग्मा टा इक्वल 0। सिग्मा सम, सिमेशन, जमा, मजमुआ, आपने लेना है सम किसका? ऑल द टॉर्क्स, बॉडी पर एक्ट करने वाले तमाम टॉर्क्स का सम। और ये जितने भी टॉर्क अप्लाई होंगे अबाउट एनी आर्बिट्रेरी एक्सिस, एक ख़ास एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा, पिवट पॉइंट लाजमी होगा। और पिवट पॉइंट एक्सिस ऑफ रोटेशन वो पॉइंट जिसके गिर्द बॉडी में मोमेंट, टर्निंग इफ़ेक्ट, घुमाव पैदा हो, ये आर्बिट्रेरी पॉइंट होगा, कहीं भी चूज़ किया जा सकता है। तो अगर आप क्या लें बेटा? वेक्टर सम लें, ऑल द टॉर्क्स, बॉडी पर अमल करने वाले तमाम टॉर्क्स का सम। अगर वेक्टर सम लें तमाम टॉर्क्स का अबाउट एनी आर्बिट्रेरी एक्सिस और ये टॉर्क 0 आए, दिस इज़ नोन एज तमाम का सम। तमाम टॉर्क का सम अगर 0 आए कहलाएगा सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। फार्मूला सिग्मा टा इक्वल 0। ये फार्मूला आपको वजाहत की। अब सवाल ये है कि बेटा तमाम टॉर्क्स का वेक्टर सम 0 कैसे आए? तो आपको अगर याद हो, मैंने टॉर्क वाले आर्टिकल में इसी वीक में आपको
2 लेक्चर में टॉपिक सिखाया टॉर्क का, उसमें वाज़े बताया था 2 तरह के टॉर्क होते हैं। एक बेटा होता है एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क जो कि हमेशा पॉजिटिव होता है, और एक होता है क्लॉकवाइज टॉर्क जो कि हमेशा नेगेटिव होता है। आपको अगर याद हो, एक पॉजिटिव टॉर्क, एक नेगेटिव टॉर्क। एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क हमेशा पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज का मतलब काउंटर क्लॉकवाइज टॉर्क हमेशा पॉजिटिव, और क्लॉकवाइज टॉर्क हमेशा नेगेटिव। इस तरह कुछ टॉर्क पॉजिटिव होंगे, कुछ टॉर्क नेगेटिव होंगे, लेकिन अगर तमाम टॉर्क का आप बेटा क्या लें, सम, और वो क्या है, ज़ीरो, इसे आप कहेंगे सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। ब्लॉक करें आप, यहाँ वाज़े लिखा है बाय कन्वेंशन, बुक में देखें फार्मूले के नीचे असूल दस्तूर कायम कर दिए हैं। साइंटिस्ट ने ये फिक्स कर दिया है, असूल कायम कर दिए हैं। टॉर्क पॉजिटिव भी हो सकता है बेटा, टॉर्क नेगेटिव भी। हाईलाइट कर लें, द काउंटर क्लॉकवाइज टॉर्क आर टेकन एज पॉजिटिव एंड क्लॉकवाइज टॉर्क इज नेगेटिव। इन 2 लाइनों में ये पहले भी वजाहत की, टेक्स्ट बुक ने लिख दिया कि टॉर्क पॉजिटिव भी है और टॉर्क नेगेटिव भी। आपको याद रखना होगा काउंटर क्लॉकवाइज यानी एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क हमेशा पॉजिटिव, जबकि क्लॉकवाइज टॉर्क हमेशा नेगेटिव। अब देखें ना, टॉर्क, कुछ टॉर्क पॉजिटिव भी हैं और कुछ टॉर्क नेगेटिव भी हैं। तो जब आप वेक्टर सम लो, तमाम टॉर्क्स का सम लें, और अगर आंसर 0 आए तो ये फुलफिल हो गई सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। बात क्लियर है जी? अगर सम 0 नहीं आता, तमाम टॉर्क्स का वेक्टर सम अगर 0 ना आए तो यहाँ सेकंड कंडीशन वैलिड नहीं है। बार बार स्टेटमेंट में आपको क्लियर किया, आपने बेटा वेक्टर सम लिया तमाम टॉर्क्स का, और जब भी टॉर्क का जिक्र आएगा तो टॉर्क के लिए आपका बॉडी क्या करेगा, रोटेट करेगा, टर्न करेगा अबाउट एनी आर्बिट्रेरी एक्सिस। और अगर तमाम टॉर्क्स का सम बेटा 0, ये कहलाएगा सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। फिर वाज़े किया कि कुछ टॉर्क पॉजिटिव हैं, कुछ नेगेटिव, ताकि तमाम का सम हमें 0 मिले। इसी तरह एक और पॉइंट, एन एक्सिस इज चोजन फॉर कैलकुलेटिंग टॉर्क। जब भी आप टॉर्क को कैलकुलेट करेंगे तो बेटा आपने एक्सिस ऑफ रोटेशन चूज करना है, यानी पिवट पॉइंट, वो पॉइंट जिस पॉइंट के गिर्द आपका बॉडी रोटेट करेगा, आपने चूज करना है। टॉर्क को कैलकुलेट करने के लिए एक्सिस को चूज करें। फिर लिखता है द पोजीशन ऑफ द एक्सिस इज क्वाइट ऑर्बिट्रेरी, कि जो आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा ये ऑर्बिट्रेरी है, आप कहीं भी चूज कर सकते हो। एक्सिस ऑर्बिट्रेरी, एक्सिस ऑफ रोटेशन, इसकी पोजीशन ऑर्बिट्रेरी है, फर्जी है। कहीं भी किसी भी पॉइंट को आप एक्सिस ऑफ रोटेशन मानकर आप टॉर्क कैलकुलेट कर सकते हो। नेक्स्ट मैं आपको यही बात एग्जाम्पल 2.89 इनमें वजाहत करूँगा जी। फिर लिखता है एक्सिस कैन बी चोजन एनीवेयर। ये जो एक्सिस ऑफ रोटेशन पिवट पॉइंट, ये आप कहीं भी चूज कर सकते हैं, एनीवेयर विच इज कन्वीनियंट इन अप्लाइंग टॉर्क इक्वेशन। आप ऑर्बिट्रेरी है ना, एक्सिस की जो पोजीशन है ये ऑर्बिट्रेरी है, आप एक्सिस को कहीं पर भी चूज कर सकते हैं, फैसला आपने खुद करना है। आपने एक्सिस उस पॉइंट पर चूज करना है जहां पर आपकी टॉर्क की इक्वेशन कन्वीनियंट हो, इजी हो, एप्लीकेबल हो, आसानी हो जी। फिर आगे अभी तक आपने बेटा सुना फर्स्ट कंडीशन और सेकंड कंडीशन।
मैं समरी की जानिब आता हूँ। याद दहानी के लिए फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम था सिग्मा F0। सिग्मा F0 आपने वेक्टर सम लिया था तमाम फोर्सेस का, और तमाम फोर्सेस का अगर वेक्टर सम 0 आए तो ये था फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। आज हमने सीखा समझा सिग्मा टा 0। आज हमने सिग्मा टा 0 वेक्टर सम अगर तमाम टॉर्क का एक्टिंग ऑन इट अबाउट एन आर्बिट्रेरी एक्सिस अगर ये 0 हो तो ये कहलाएगा सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। अब बेटा कुछ ये सारी बातें हर लाइन पेज नंबर 40 बहुत कीमती पेज हैं, बहुत से शॉर्ट आंसर ऑब्जेक्टिव बनते हैं यहाँ से। एक और ऑब्जेक्टिव हाईलाइट करें, वी आर नाउ इन अ पोजीशन, अब हम इस पोजीशन में हैं टू स्टेट द कंप्लीट रिक्वायरमेंट फॉर अ बॉडी इन इक्विलिब्रियम। फर्स्ट कंडीशन और सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को सीखने समझने के बाद अब हम इस पोजीशन पर हैं। अब हम बता सकते हैं कि कोई भी बॉडी कंप्लीट इक्विलिब्रियम में कब होगा, कंप्लीट इक्विलिब्रियम में कब होगा। कोई भी बॉडी हाईलाइट कर लें बेटा, कंप्लीट इक्विलिब्रियम में कब होगा, जब वो इक्विलिब्रियम की पहली और दूसरी कंडीशन को मुतमईन करे। यानी अगर बॉडी फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम और सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम अगर दोनों को सेटिस्फाई करेगा, ऐसा बॉडी कंप्लीट इक्विलिब्रियम में होगा। यहाँ फॉर्मूले पर तवज्जो, सिग्मा F0 ये फर्स्ट कंडीशन हो गई। फिर आपको ये भी फर्स्ट कंडीशन में वजाहत की थी, अगर आपके पास बेटा फोर्सेस हों कोप्लेनर फोर्सेस के लिए सिग्मा Fx0 एंड सिग्मा Fy0 ये फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम है, लेकिन किसके लिए, कोप्लेनर के लिए। इसी तरह सिग्मा टा 0 सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम सिग्मा टा 0। तो कोई भी बॉडी कंप्लीट इक्विलिब्रियम में कब होगा बेटा, जब वो इक्विलिब्रियम की इन दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करें। बॉडी फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम के साथ साथ सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को पूरा करें, यानी उसमें सिग्मा F भी 0 सिग्मा टा भी 0 याद रहेगा। इसके बाद बेटा दो शॉर्ट आंसर मजीद ग्रीन कलर में आपको ये 4 लाइनें, इनमें 2 तारीफें हाईलाइट कर लें। एक पूछा जाएगा आपसे, डिफाइन करें ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, और एक पूछा जाएगा डिफाइन करें रोटेशनल इक्विलिब्रियम। अब आप हाईलाइट कर लें, अंडरलाइन कर लें एक वर्ड ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, ये मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, ये देख लें बेटा, ये ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, और एक वर्ड है रोटेशनल इक्विलिब्रियम। एक ही शॉर्ट आंसर में ये दोनों बातें पूछी जा सकती हैं, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम और रोटेशनल इक्विलिब्रियम। जी डेफिनेशन हाईलाइट कर लें, क्या लिखता है जी, व्हेन फर्स्ट कंडीशन इज सेटिस्फाइड, जब इक्विलिब्रियम की पहली शर्त फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई मुतमईन हो, देयर इज नो लीनियर एक्सेलरेशन, और बॉडी में कोई लीनियर एक्सेलरेशन पैदा ना हो। अगर बॉडी क्या करें, फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को पूरा कर रहा हो और उसमें कोई लीनियर एक्सेलरेशन ना हो, द बॉडी विल बी इन ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। तो ऐसा बॉडी कौन सी इक्विलिब्रियम में होगा, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। जी याद रहेगी ये बात। अगर कोई बॉडी
फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को पूरा करें, देयर इज नो लीनियर एक्सेलरेशन, और उसमें कोई लीनियर एक्सेलरेशन ना हो। फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को पूरा करें और उसमें कोई लीनियर एक्सेलरेशन ना हो। लीनियर एक्सेलरेशन ना होने का मतलब A0, याद रहेगी ये बात, इसलिए बुक पर मैंने लिख दिया A0, नो लीनियर एक्सेलरेशन A0। ऐसा बॉडी इक्विलिब्रियम कौन सी पूरी कर रहा है? ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। ये दो लाइनें, ये तारीफ है बेटा ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम की। अगर बॉडी इक्विलिब्रियम की पहली शर्त को पूरा करें और इसमें कोई लीनियर एक्सेलरेशन ना हो A0, तो ये कहलाएगी ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। इसी तरह अब हाईलाइट कर लें, बुक में वाज़ेह है पेज नंबर 40 पर ये डेफिनेशन, रोटेशनल इक्विलिब्रियम क्या है, तो हाईलाइट करें, व्हेन सेकंड कंडीशन इज सेटिस्फाई, जब इक्विलिब्रियम की सेकंड कंडीशन पूरी हो। व्हेन सेकंड कंडीशन इज सेटिस्फाई, जब इक्विलिब्रियम की सेकंड कंडीशन, दूसरी शर्त पूरी हो, देयर इज नो एंगुलर एक्सेलरेशन, और कोई एंगुलर एक्सेलरेशन पैदा ना हो, कोई एंगुलर एक्सेलरेशन पैदा ना हो, तो ऐसा बॉडी होगा इन रोटेशनल इक्विलिब्रियम। ऐसा बॉडी किस इक्विलिब्रियम को पूरा कर रहा है? रोटेशनल इक्विलिब्रियम। तो बेटा दो हैं, एक ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम और एक रोटेशनल। रोटेशनल इक्विलिब्रियम में क्या है? अगर बॉडी सेटिस्फाई करें सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को, ओके, सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को सेटिस्फाई करे, देयर इज नो एंगुलर एक्सेलरेशन, कोई एंगुलर एक्सेलरेशन ना हो। एंगुलर एक्सेलरेशन का मतलब होता है, याद रखना ये बात, अल्फा ज़ीरो, या फिर आप यूं भी कह सकते हैं ओमेगा, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, ये वेट W नहीं, ओमेगा कांस्टेंट। जी, ओमेगा कांस्टेंट या अल्फा ज़ीरो। अगर बॉडी क्या करे, सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को सेटिस्फाई करें, उसमें कोई एंगुलर एक्सेलरेशन ना हो, यानी ओमेगा कांस्टेंट, एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट, एंगुलर वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं, एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा ज़ीरो, ऐसा बॉडी होगा रोटेशनल इक्विलिब्रियम में। इसके बाद हाईलाइट करें बेटा, हर लाइन ऑब्जेक्टिव और शॉर्ट है। फिर लिखता है फॉर अ बॉडी टू बी इन कंप्लीट इक्विलिब्रियम, कोई भी बॉडी कंप्लीट इक्विलिब्रियम में कब होगा? कोई भी बॉडी कंप्लीट इक्विलिब्रियम में कब होगा? जब बोथ कंडीशंस शुड बी सेटिस्फाई, बोथ कंडीशन, जब वो इक्विलिब्रियम की दोनों शराइत को पूरा करे, बोथ कंडीशन सेटिस्फाई, इक्विलिब्रियम की अगर दोनों कंडीशन को पूरा करे, ऐसा बॉडी होगा कंप्लीट इक्विलिब्रियम में। यानी कि उसमें जब वो इक्विलिब्रियम की पहली और इक्विलिब्रियम की दूसरी शर्त को पूरा करेगा, पहली और दूसरी दोनों शराइत को पूरा करेगा। पहली शर्त पूरा होने का मतलब अभी बताया, उसमें कोई लीनियर एक्सेलरेशन ना हो। इक्विलिब्रियम की दूसरी शर्त पूरी करने का मतलब है कोई एंगुलर एक्सेलरेशन ना हो। बोथ लीनियर एंड एक्सेलरेशन एंड एंगुलर एक्सेलरेशन इज ज़ीरो। लीनियर एक्सेलरेशन ए भी ज़ीरो, एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा भी ज़ीरो। ऐसा बॉडी जो इक्विलिब्रियम की दोनों शराइत को सेटिस्फाई करे कंप्लीट इक्विलिब्रियम में। इसके बाद एक और शॉर्ट आंसर जिसमें मज़ीद दो तारीफ़ें, याद रखना इक्विलिब्रियम की बेटा टाइप्स दो हैं,
एक होता है स्टैटिक इक्विलिब्रियम और एक डायनामिक इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम की कितनी टाइप्स? दो। एक है स्टैटिक इक्विलिब्रियम और एक है आपके पास बेटा डायनामिक इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम की कितनी टाइप्स? दो टाइप्स, एक स्टैटिक इक्विलिब्रियम और एक डायनामिक इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम की टाइप्स कितनी हैं? दो। ये दोनों डेफिनेशन शॉर्ट आंसर ऑब्जेक्टिव। स्टैटिक इक्विलिब्रियम क्या है? हाईलाइट कर लें। इफ अ बॉडी इज एट रेस्ट, अगर कोई बॉडी कौन सी हालत में हो? रेस्ट में। इट इज सेड टू बी इन अ स्टैटिक इक्विलिब्रियम, तो ये होगा स्टैटिक इक्विलिब्रियम में। कोई भी बॉडी अगर बेटा हो रेस्ट में, कोई भी बॉडी कौन सी हालत में हो? रेस्ट में, तो वो कहलाएगा स्टैटिक इक्विलिब्रियम। लेक्चर के शुरू में पिछले लेक्चर में मैंने आपको एग्जाम्पल दी थी, बुक लाइंग ऑन अ टेबल। एक टेबल पर बुक मौजूद है, एक टेबल पर बुक मौजूद है। बुक कौन सी हालत में है? रेस्ट में। रेस्ट का मतलब ये बुक स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है। कोई भी बॉडी अगर वो रेस्ट में है तो हम कहेंगे कि ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है। बट इफ, लेकिन एक और केस, इफ बॉडी इज मूविंग, बॉडी मूव करे विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, लेकिन अगर बॉडी मूव कर रहा हो, रेस्ट में ना हो, अब रेस्ट वाली बात ख़त्म, अब बॉडी मोशन में, मूविंग है, हरकत में, लेकिन शर्त यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा हो या फिर रोटेट करे, घूमे विद यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी। अगर वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा होगा तो हम कहेंगे यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करे, या अगर वो रोटेट कर रहा होगा तो फिर हम कहेंगे वो रोटेट करे, लेकिन किस से? यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी के साथ। तो ऐसा बॉडी होगा डायनामिक इक्विलिब्रियम में। ये शराइत पूरी हो गई डायनामिक इक्विलिब्रियम। आपको अगर याद हो, बताया था एक पैराट्रूपर, एक आदमी जो पैराशूट पहनकर जंप करता है, पैराट्रूपर ऊपर से नीचे आ रहा है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करता हुआ टॉप टू बॉटम आ रहा है, हम कहेंगे ये डायनामिक इक्विलिब्रियम में है। इसी तरह एक फैन, पंखा रोटेट हुआ यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी के साथ, अपने एक्सिस के गिर्द रोटेट हुआ, तो हम कहेंगे ये भी एग्जाम्पल डायनामिक इक्विलिब्रियम की। तो इक्विलिब्रियम की टाइप्स कितनी हैं? दो, एक स्टैटिक और एक डायनामिक। अगर बॉडी रेस्ट में तो स्टैटिक इक्विलिब्रियम, अगर बॉडी मूव करे यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ या रोटेट करें यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी के साथ, तो ये होगा डायनामिक इक्विलिब्रियम। मज़ीद याद रखना बेटा, डायनामिक इक्विलिब्रियम की फर्दर आगे दो टाइप्स हैं। डायनामिक इक्विलिब्रियम की फर्दर कितनी टाइप्स? दो टाइप्स, एक ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम और एक रोटेशनल इक्विलिब्रियम। इन पर ऑलरेडी बात मैं कर चुका हूँ। डायनामिक इक्विलिब्रियम की फर्दर कितनी टाइप्स? दो, एक ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम और एक रोटेशनल इक्विलिब्रियम। ये बेटा सारी लाइनें आपने याद कर ली। इसी तरह एक और, इसी चैप्टर में एक वर्ड हमने अक्सर सुना, कोप्लेनर फोर्सेस का। कोप्लेनर फोर्सेस, तो इसकी डेफिनेशन भी आप हाईलाइट कर लें। कोप्लेनर फोर्सेस की, ऑल द फोर्सेस लाई इन अ कॉमन प्लेन। ऑल द फोर्सेस, जी पेज नंबर 40 आखिरी दो लाइनों पर आए जी, हाईलाइट कर लें बेटा। ऑल द फोर्सेस लाई इन अ कॉमन प्लेन। ऑल द फोर्सेस, वो तमाम फोर्सेस जो लाई हों इन अ कॉमन प्लेन। प्लेन का मतलब याद है ना, टू डायमेंशन, एक ही प्लेन में
लाई करने वाली, रहने वाली, रुकने वाली, अमल करने वाली तमाम फोर्सेस, सच फोर्सेस आर सेड टू बी, सच फोर्सेस आर सेड टू बी। नेक्स्ट पेज पर यह वर्ड बेटा मिलेगा आपको, कोप्लेनर फोर्सेस, कोप्लेनर फोर्सेस। तो यहाँ बेटा आज का लेक्चर वाइंड अप करते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।